रीबर्थ ऑफ डेविल्स क्यूट एंजल एपिसोड 4। किशन मुंह लटकाए घर आ गया। आदित्य के आदमियों ने उसे सीधा घर ड्रॉप कर दिया था। किशन का उतरा हुआ चेहरा देख माया उसके पास आई और घबराते हुए कहने लगी, क्या हुआ जी? आप इतनी देर से कहाँ गए हुए थे? किशन ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। ये देखकर तो माया का भी चेहरा लटक गया था। पता नहीं कहाँ छुपा रखी है उस राक्षस ने मेरी बच्ची, भगवान उसकी रक्षा करे, माया भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली। दूसरी तरफ आलोक अपने घर बैठा आदित्य को गालियां दे रहा था। आलोक की हालत आदित्य के आदमियों ने मार मार कर ऐसी कर दी थी कि अब वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। आदित्य कपूर, यू बस्टार्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने एक एक घाव का बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। आलोक हॉट वाटर बैग से अपनी चोट सोसेकते हुए बोल रहा था। आदित्य के मेंशन में आन्या सोफे पर बैठकर हाथ में पॉपकॉर्न और चिप्स लेकर टीवी देख रही थी। उसने आज रेड कलर की टी शर्ट, व्हाइट कलर का पजामा और सर पे रेड कलर की राउंड शेप वाली कैप पहन रखी थी। वो कपड़े उसके काफी ज्यादा ढीले ढाले कोरियन टॉमबॉय के गेटअप में, मगर वो सच में उस लुक में काफी क्यूट लग रही थी। उसके सिल्की और ब्राउन बाल उसने अपने कंधों के आगे कर रखे थे। उसके रेड लिप्स पानी के पीने को वजह से थोड़े गीले हो गए थे, जिसके कारण किसी का भी मन उन्हें छूने का करता। वो इस वक्त किसी खरगोश की तरह चिप्स और पॉपकॉर्न खा रही थी। आन्या टीवी में एनिमीज देखने में मगन थी ही कि उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कौन इस मैंशन में आ जा रहा है और कौन नहीं। तभी हाई हिल्स खटकाती हुई एक लड़की अपनी कातिल अदाओं के साथ अंदर आई और आन्या के जस्ट सामने जाकर के बैठ गई। आन्या का ध्यान आखिरकार टूटा और वो उस लड़की की ओर देखने लगी। आन्या को एक पल के लिए आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक उसने इस घर में खुद के सिवाय और कोई लड़की नहीं देखी थी। यहाँ के बॉडीगार्ड से लेकर सर्वेंट और वर्कर्स तक भी मेल ही थे। कभी कभार उसे आदित्य और शक होता था कि कहीं आदित्य गए तो नहीं। सामने बैठी वो लड़की आन्या को काफी ज्यादा अरोगेंट और रिच लग रही थी। तुम कौन हो? आन्या ने कंफ्यूज एक्सप्रेशंस के साथ चिप्स को अपने मुंह में रखते हुए उस लड़की से पूछा। सामने बैठी वो लड़की अपने पैर पे एक पैर धरे बड़े ही अरोगेंटली तरीके से बोली, आदित्य कपूर की होने वाली वाइफ मिसेज सीमा कपूर। आन्या ने जब ये सुना तो उसके हाथ से चिप्स का पैकेट नीचे गिर गया था। सीमा के शब्द आन्या के मासूम दिल पर किसी खंजर को तरह वार कर गए थे। वहीं सीमा राजपूत आन्या के ऐसे फेस एक्सप्रेशंस को देख मन ही मन ईविल की तरह मुस्कुराने लगी। वैसे तुम कौन हो? सीमा फिर से अरोगेंट ट्यून में बोली। आन्या के पास इस सवाल का जवाब था, मगर वो दे नहीं सकती थी। उसे चुप देखकर सीमा ताना मारते हुए आन्या से कहने लगी, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? क्या तुम आदित्य की गर्लफ्रेंड हो या फिर कोई दोस्त? आन्या फिर से उसका एक और नया सवाल सुन उसी से सवाल करते हुए कहने लगी, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या तुम ई मित्र से हो जो तुम मेरी हर एक डिटेल मुझसे मांग रही हो? उसकी बात सुन सीमा ने अपने होठों के कोने को तिरछा किया और आन्या से कहने लगी, मिस आन्या, यही नाम है ना तुम्हारा? आन्या सीमा के मुंह से अपना नाम सुनकर एक पल के लिए हैरान हुई, मगर फिर आगे बोलने लगी, हाँ तो कुछ नहीं मिस आन्या। वैसे तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? आई मीन कि तुम किसी एक्टर के फैमिली से बिलोंग करती हो या फिर किसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हो, या फिर? आगे कहते कहते सीमा बीच में ही रुक गई। आन्या सीमा के बातों के पीछे का मतलब अच्छे से समझ गई थी कि वो उसकी औकात याद दिला रही है। आन्या ने गुस्से के कारण अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कली और घूरते हुए सीमा से बोली, तुम्हें इन सब से क्या लेना देना है? तुम आखिर हो कौन और क्या रिश्ता है तुम्हारा आदित्य से? सीमा आन्या को गुस्से में देख ईविल स्माइल करते हुए आन्या से बोली, डियर आन्या, माय लिटिल गर्ल, तुम आदित्य को जो भी समझती हो, मगर वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे यंग एंड रिच बिजनेस टाइकून है। वो काफी हैंडसम है, उसके पास पैसा और पावर दोनों ही है। तुम्हारे पास आखिर क्या है? आदित्य सिर्फ तुम जैसी लड़कियों को अपने जूते की नोक के बराबर भी नहीं समझता है, और तुम हो कि उसके घर में आकर के बैठ गई। तभी सीमा आन्या के गुस्सेल चेहरे को देख आगे कहने लगी, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ उसे सेटिस्फाई करने का काम कर सकती है, मगर मिसेज आदित्य कपूर की जगह कभी नहीं ले सकती है। बिजनेस फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चों की शादी उनके माँ बाप किसी बिजनेस घराने से ही कराते हैं, ताकि उनका बिजनेस जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फैलता रहे। और तुम हो कि बेशर्मों की तरह मिसेज आदित्य कपूर बनने के सपने देख रही हो। आन्या ये सब सुनकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। हाँ,
सीमा न बात काफी हद तक ठीक थी, मगर उसे किसी की इंसल्ट करने का हक किसी ने भी उसे नहीं दिया है। आन्या ये सब अपने मन में सोचते हुए सीमा को खा जाने वाली नजरों से देखती रही। तभी सीमा आगे बोली, मैं और आदित्य बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी फैमिली भी आदित्य की फैमिली की काफी ज्यादा अच्छी दोस्त और सपोर्टिव रही है। क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि आदित्य तुमसे शादी करेगा? और अगर हाँ तो क्या उसकी फैमिली इस सब के लिए मान जाएगी? तभी सीमा ने अपने एक्सपेंसिव पर्स से चेक बुक को निकाला और उसमें 1 करोड़ की डिजिट फील कर चेक को आन्या के मुंह पर उछालते हुए बोली, ये रखो। और हाँ, जितना जल्दी हो सके आदित्य से दूरी बना लो, वरना वो बाकी मर्दों की तरह क्या पता तुम्हारे साथ खेलकर तुम्हें छोड़ दे। अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। बोलते हुए सीमा अपने होठों पे ईविल मुस्कान लिए वहां हाई हील्स खटकाती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आन्या भरी आंखों से उस चेक को देखने लगी। आज से पहले उसकी किसी ने भी इस प्रकार बेइज्जती नहीं की थी। आज उसे एक लड़की किसी मर्द का खिलौना बता रही थी। रात को आदित्य अपने मेंशन में वापस आया। सीमा यहां आई थी, उसे इसकी खबर पहले ही लग चुकी थी। आदित्य ने हमेशा की तरह एक बूढ़े नौकर से पूछा, उसने खाना खाया? उस नौकर ने अपना सर झुकाकर नामे अपनी गर्दन हिला दी। उसने नामे जवाब देता हुआ देख आदित्य अपनी भौहें तानता हुआ बोला, और वो क्यों? उस नौकर से जवाब देते हुए कहा, पता नहीं, आज उनका दोपहर से ही मूड खराब है। उस नौकर की बात सुनकर आदित्य को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर आज आन्या का क्यों मूड खराब हो गया। क्या वो फिर से घर जाने की जिद कर रही थी? आदित्य ने खुद से सवाल करते हुए एक प्लेट में आन्या के लिए डिनर रखा और उसके रूम में आ गया। रूम में इस वक्त काफी अंधेरा लग रहा था। आदित्य को अब भी काफी हैरानी हुई, क्योंकि आन्या इतने अंधेरे में अकेली कभी नहीं सो सकती थी। आदित्य ने एक बल्ब को ऑन किया और प्लेट को सामने रखी टेबल पे रख दिया। आदित्य प्लेट को रखकर आन्या के पास जाने ही वाला था कि तभी उसे टेबल पे रखा हुआ एक चेक मिलता है। आदित्य ने उस चेक को लिया और जैसे ही उसने उस चेक में मौजूद अमाउंट और सीमा के नाम का सिग्नेचर देखा तो उसकी आंखें काफी कठोर हो गई। वहीं बेड पे पड़ी आन्या को बल्ब के ऑन होते ही ये समझ गई थी कि आदित्य उसके रूम में ही है, मगर वो जितना ज्यादा हो सकता था आदित्य से दूरी बनाए रखना चाहती थी। जब से सीमा ने उसे कड़वे शब्द कहे थे तब से उसके दिल में ये बात घर कर गई थी कि क्या सच में आदित्य उसे सिर्फ एक खिलौने को तरह मानता है या फिर एक जरूरत के सिवाय और कुछ भी नहीं। जो भी था, उसने अपनी दोस्तों और कई लोगों से ये सुना था कि ब्रेकअप के बाद जब दिल टूटता है तो किसो फिजिकली पेन से मेंटली पेन काफी ज्यादा होता है, और इसी वजह से कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। वो आदित्य को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी, मगर वो इन सब में ये भूल गई थी कि आदित्य और उसका स्टेटस काफी ज्यादा डिफरेंट है। जैसा कि आज सीमा ने उसे बताया था कि आदित्य वर्ल्ड का सबसे रिच बिजनेस टाइकून है, तब आन्या को समझ में आया कि वो आदित्य से दिल लगाकर खुद को ही हट करने जा रही थी। आन्या के कानों में बार बार आदित्य के वो शब्द गूंज रहे थे जब आदित्य ने उसे अपने कैबिन में कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता है तो इसके बारे में गलती से सोचना भी मत। आन्या ने एक गहरी सांस ली। तभी आन्या को ऐसा फील हुआ कि कोई उसके ऊपर है। आन्या उसकी बॉडी फ्रेग्रेंस से ही पहचान गई थी कि ये लड़का कौन है। आदित्य के उसके ऊपर और इतने करीब होने से आन्या की दिल की धड़कनें अपने आप ही तेज हो गई थी। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? आन्या के ऊपर झुके आदित्य ने पूछा। मगर आन्या ने कोई जवाब नहीं किया और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो अभी गहरी नींद में है। आदित्य को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि आन्या नींद में होने का बस नाटक कर रही है। उसकी बढ़ती हार्टबीट से ही आदित्य ने इस बात का पता लगा लिया था कि आन्या जाग रही है। नाटक करना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ, आदित्य अपनी कॉल्ड वॉइस में ये बोला तो झूठ पकड़े जाने के कारण आन्या ने फाइनली अपनी ब्राउन आंखों को खोल दिया था और आदित्य को गुस्से से देखने लगी। रोई क्यों थी तुम? हाँ, आदित्य आन्या की सूजी हुई आंखों में देखता हुआ बोला। आदित्य ने जब सवाल किया तो आन्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे खुद नहीं पता था कि आखिर उसे क्यों बुरा लग रहा है। आदित्य चाहे किसी का भी हो जाए, उसे उससे क्या? क्या वो आदित्य से प्यार करने लगी है? रो क्यों रही हो तुम? क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? आदित्य शक्त होते हुए बोला। आन्या रोते हुए बोलने लगी, तुम्हें इससे क्या? तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले कि मैं क्यों रो रही हूं? आखिर रिश्ता क्या है तुम्हारा और मेरा? आन्या के ऐसा कहने पर आदित्य को ऐसा लगा मानो उसके दिल में किसी ने खंजर से कई सारे वार कर दिए हो। वो आन्या पे गुस्सा करते हुए बोला, लगता तो नहीं मगर बहुत जल्द ही लगने जरूर वाला हूं। क्या मतलब? आन्या सिसकते हुए बोली। आदित्य ने उसके इस सवाल पर नामे अपनी गर्दन हिला दी और पूछने लगा,
वो चेक किसने और क्यों दिया था तुम्हें? चेक का जिक्र होते ही आन्या, जो अभी रो रही थी, वो गुस्से और आंखों में आंसू लिए आदित्य को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, अपनी होने वाली वाइफ से पूछो जाके। उसी से तो पूछ रहा हूं। आदित्य, जो आन्या के ऐसे धक्का देने की वजह से बेड के बगल वाली साइड में आ गया था, वो आन्या को घूरते हुए बोला। आन्या ये सुनकर चौंक गई और बड़ी बड़ी आंखों के साथ आदित्य से पूछने लगी, क्या मतलब? लेकिन आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा आन्या को फिर से अपने नीचे ले आया। तुम किस वाइफ की बात कर रही हो? आन्या आदित्य का सवाल सुन घूरते हुए कहने लगी, सीमा नाम की चुड़ैल। आदित्य सीमा का नाम सुन चौंककर आन्या से पूछने लगा, सीमा? उसने तुमसे ऐसा कहा? हाँ, आन्या चिढ़ते हुए बोली। आदित्य आन्या के आंसुओं को अपने सख्त हाथों की कठोर उंगलियों से साफ करते हुए बोला, पागल लड़की, उसने ऐसा कहा और तुमने ये मान लिया? आन्या उसकी बात सुन कंफ्यूज होते हुए आदित्य से बोली, मतलब? आदित्य आन्या के भोलेपन को देख बोलने लगा, बेवकूफ हो तुम, वो लड़की मेरी वाइफ तो दूर बल्कि मेरी दोस्त भी नहीं है। हाँ, वो बचपन में हमारे घर कई बार आ जाया करती थी, मगर मैं उसकी तरफ ठीक से देखता भी नहीं था। जब वो अब्रॉड चली गई तब मैं उसे पूरा भूल चुका था। तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है मैं उसे अपनी वाइफ बनाऊंगा? आन्या उसकी बात सुन अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ बोलने लगी, वॉट? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला? आन्या का सवाल सुनकर आदित्य हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। और क्या कहा था उसने तुम्हें? और ये चेक उसने तुम्हें क्यों दिया था? आदित्य अपनी एक आईब्रो को ऊपर चढ़ाते हुए बोला। आन्या चुगलखोर आंटी की तरह आदित्य से सीमा की चुगली करते हुए बोली, वो लड़की कितनी घटिया है। उसने मुझे बहुत बुरा कहा। उसने मेरे और तुम्हारे बैकग्राउंड को जज किया। और यहाँ तक कि उसने मुझे ये तक बोल दिया था कि तुम जैसी लड़कियां सिर्फ आदित्य को सेटिस्फाई करने के लिए ही बनी है। उसने ऐसा कहा? आदित्य अपनी आईब्रोज को गुस्से से सिकोड़ते हुए बोला। आन्या हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए आगे बोली, उसने मुझे ये भी कहा कि वो आदित्य से शादी करने वाली है। इसीलिए उसने मेरे मुंह पर 1 करोड़ का चेक फेंक के मारा और बोलने लगी कि मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊं। और अगर मैं नहीं गई तो तुम मेरा इस्तेमाल कर मुझे फेंक दोगे। लास्ट में उसने मुझसे ये भी कहा था कि अमीर लड़के ऐसे ही होते हैं और वो लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलते रहते हैं, तुम मुझे उन जैसे नहीं लगते। आदित्य जैसे जैसे आन्या की बात सुन रहा था उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। अगर सीमा उसके सामने होती तो वो अभी के अभी गोली से उसे मार देता। वो आन्या को उससे दूर करना चाहती थी। ये बात आदित्य को काफी ज्यादा चुभ रही थी। इन 25 सालों में उसे पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ था। वो लड़की उससे दूर हो जाए, भला वो ऐसा कैसे होने दे सकता था? साथ ही साथ आदित्य को ये खुशी भी हुई कि लास्ट में आन्या ने जो लाइन उससे बोली थी कि वो उन लड़कों जैसा उससे नहीं लगता है, इसका मतलब ये था कि वो उस पे ट्रस्ट करती है। वो बेवकूफ और नादान तो है मगर इतनी भी नहीं। आदित्य ने झुककर आन्या की दोनों आंखों और माथे को अपने होठों से चूमा और अपनी नर्म आवाज से आन्या से बोला, ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं हूं। तुम दूसरों की ऐसी बातों पे ध्यान ना दिया करो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा आकर मुझे बताया करो। अगर तुम दोबारा से किसी की ऐसी झूठी बातों में आकर के रोई ना तो नेक्स्ट टाइम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आन्या आदित्य की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। मगर एक सवाल अभी भी उसके जहन में बार बार घूम रहा था कि क्या आदित्य सच में ऐसा लड़का नहीं है। मगर उसे आदित्य पे पूरा विश्वास था, क्योंकि उसे आज तक ही आदित्य किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं दिखा था। यहाँ तक कि यहाँ काम करने वाले वर्कर्स भी मेल ही थे। एक बात पूछूं? आन्या आदित्य से हिचकिचाते हुए बोली। आदित्य ने बिना भाव के कहा, पूछो। आन्या आदित्य की सुंदर आंखों में देखते हुए बोली, उस दिन तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? आदित्य आन्या के इस सवाल पर शांति से आन्या को देखता रहा। उसकी ये शांति आन्या को और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। आदित्य तभी अपना चेहरा आन्या के चेहरे के करीब ले जाते हुए बोला, क्या तुम करती हो? आदित्य के इस सवाल पर आन्या हड़बड़ाकर उसे दूर धकेलते हुए नजरें चुराकर बोलने लगी, वो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे भूख लगी है। अब अपने मुंह धोकर आओ और अपना डिनर करो, तब तक मैं कोई काम करके आता हूँ। आदित्य ने इतना कहा और रूम से बाहर आ गया। आन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए बंद दरवाजे को देखती रही। आज आदित्य ने उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी थी। मगर आन्या और दिमाग में सवाल ये था कि सच में आदित्य उससे प्यार करता है? आदित्य ने रोहन को कॉल किया और अपनी सख्त आवाज में बोला, सीमा इस वक्त कहाँ है? उसे वहां लेकर आओ। रोहन आदित्य को गुस्से में देख ये समझ गया था कि आदित्य किस जगह की बात कर रहा है।
रोहन ने ओके बॉस कहा और कॉल को कट कर दिया। सीमा ने आज जो भी आन्या से कहा था उसे वो नहीं कहना चाहिए था। सीमा की वजह से उसकी आन्या इतना रोई थी। आदित्य किसी भी वजह से आन्या की आंखों में आंसू की एक बूंद टपकना भी नहीं बर्दाश्त कर सकता था, और यहाँ तो सीमा ने सीधा आन्या के मासूम दिल पर वार किया था। कुछ देर बाद एक अंधेरे कमरे में, जहां रोशनी सिर्फ रोशनदान से ही और सीधा उस ब्लैक रंग की मास्टर चेयर पे पड़ रही थी, जहां एक खोखा लड़का बिजनेस सूट पहने अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ चेयर पर पैर पे एक पैर धरे बैठा हुआ था। उसका ऑरा इतना भयानक था कि वो किसी असली शेर को भी डरा सकता था। उसके आदमी जो कि हाथ में गन लिए बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ वहां खड़े थे, उनकी मौजूदगी भी जमीन पे पड़ी उस लड़की को काफी ज्यादा डरा रही थी। आदित्य, तुम्हारे आदमी मुझे यहाँ क्यों ला आए हैं? जमीन पे पड़ी सीमा ने डरते हुए सामने ब्लैक रंग की मास्टर चेयर पे बैठे आदित्य से पूछा। सीमा ने कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आदित्य इतना ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। उसे जब आदित्य के आदमी यहाँ ला रहे थे तब उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, मगर उसके कान खुले हुए थे। यहाँ कई सारे आदमी चीख रहे थे, जिसे सुनकर सीमा को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि वो किसी जेल में आ गई है। आदित्य यहाँ अपने दुश्मनों और बुरे काम करने वालों को रखा करता था। ये जगह जंगल में अंडरग्राउंड एरिया में मौजूद थी और साउंड प्रूफ भी थी। सीमा जब नीचे घुटनों के बल बैठी तो उसकी आंखों से पट्टियां हटा दी गई थी। सीमा ने आंखें खोलने के साथ ही अपने सामने उसे परफेक्ट मगर एक्सप्रेशनलेस फेस को देखा, जो उसका बचपन का प्यार था। आदित्य, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सीमा फिर से डरते हुए बोली। उसका सवाल सुन आदित्य अपनी ठंडी आवाज में उसी से सवाल करता हुआ बोला, क्यों, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? आदित्य का सवाल सुन सीमा को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। शायद आन्या ने उसको उसके बारे में सब बता दिया है। ये ख्याल आते ही एक बार फिर सीमा का दिल आन्या के लिए नफरत और कड़वाहट से भर गया। सीमा आदित्य से अपनी प्यारी आवाज में बोली, लेकिन आदित्य, वो लड़की, अपने मुंह से मेरा नाम लेकर उसे गंदा मत करो। आदित्य सीमा की बात को बीच में काटते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला। आज तक किसी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी वो उसका नाम अपनी जबान पे ला सके। उसने अपने नाम को बोलने का हक सिर्फ आन्या को दिया था। सीमा ने यह सुनकर अपनी पलकें झुका ली और ना चाहकर भी आदित्य से बोली, मिस्टर कपूर, आई एम सॉरी। वो लड़की हमारे बीच में आ रही है, आपको उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऐसी लड़कियां सिर्फ पैसों पे ही मरती हैं और फिर कुछ दिनों के रिलेशनशिप के बाद वो किसी दूसरे के साथ सेटल हो जाती है। अपने सेंटेंस को पूरा करने के बाद जैसे ही सीमा ने अपनी पलकें ऊपर आदित्य की आंखों में देखा तो वो डर गई। आदित्य की गहरी आंखें किसी आग की तरह सुलग रही थी। आदित्य को गुस्सा तो इतना आया कि अभी के अभी सीमा की गाल पर एक चांटा लगा दे। वो भला अपनी आन्या के बारे में ये सब कैसे सुन सकता था, मगर उसका भी एक रूल था कि वो लड़कियों पर कभी हाथ नहीं उठाया करता था। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ये सब बोलने की? होती कौन हो तुम मुझे एडवाइस देने वाली कि मुझे किस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए और किस लड़की के साथ नहीं? आदित्य अपनी ईविल ट्यून में सीमा पे बरसते हुए बोला। उसकी आवाज काफी खतरनाक लग रही थी, जिसके कारण एक पल के लिए वहां मौजूद सभी गार्ड्स भी कांप गए थे। लेकिन मिस्टर कपूर, जस्ट शट अप। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तुम अपना मुंह मेरे सामने बंद रखो, समझी? आदित्य अपनी आईब्रोज आपस में सिकोड़ सीमा पे चिल्लाते हुए बोला। सीमा डर के मारे चुप हो गई थी। आदित्य की लाल आंखों में देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और क्या कहा था तुमने उसे? मैं सिर्फ उसे खिलौना समझता हूँ। ये सब बोलने से तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि ये सब जानने के बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा? लड़की होकर भी एक लड़की को ऐसा कहती हो, शर्म नहीं आती? आदित्य ने वही कॉल ट्यून में कहा। सीमा आदित्य की बात सुन डर और शर्मिंदगी के मारे अपना सर नीचे झुका लेती है। वो आन्या को मन ही मन कोस रही थी। आन्या, मेरी आज जितनी भी इंसल्ट आदित्य ने की है, तुम्हें मेरी एक एक इंसल्ट की कीमत चुकानी होगी। आदित्य को तो मैं कैसे भी करके तुमसे छीन लूंगी, मगर उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सब कहते हुए सीमा अपने मन में डेविल स्माइल करती है। तभी हितेश वहां 2 बॉडीगार्ड्स के साथ आया और वहीं 1 करोड़ का वही चेक जो सीमा ने आन्या के मुंह पे फेंक के मारा था, वो ही चेक सीमा के मुंह पर मारते हुए बोला, इसे रखो अपने साथ और अगर जिंदा रहना चाहती हो तो यहां से चुपचाप चलो। सीमा अपने मुंह पर अपना ही चेक पड़ते देख गुस्से से हितेश पर चिल्लाते हुए बोली, तुम 2 कौड़ी के नौकर, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मेरे ऊपर चेक फेंक के मारोगे? हितेश ये सुनकर बिना भाव के बोला, मैं अपने बॉस के लिए काम करता हूं, कोई तुमसे सैलरी नहीं लेता, इसीलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझे नौकर कहने का। वैसे भी ये चेक तुम्हारा ही है।
सीमा ने जब हितेश की बात सुनी वो गुस्से से हितेश और उस चेक को घूरने लगी। वहीं आदित्य अपनी कठोर आंखों के साथ सीमा को देख रहा था। इसे जितना जल्दी हो सके इसे अपने घर ले जाकर फेंक दो। आदित्य के ऐसा कहने पर सीमा का तो मानो दिल ही टूट गया था। वो कुछ बोलना तो चाहती थी मगर तभी उन बॉडीगार्ड्स ने सीमा का जबरदस्ती हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींचते हुए ले गए। सीमा चिल्लाते हुए रह गई मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद आदित्य अपने मेंशन वापस लौट आया। सीमा का इलाज उसने कर दिया था, मगर अगर उसने दोबारा उसकी आन्या को रुलाया तो अगली बार वो उसे छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम इस बार की तरह वो सीमा को वार्निंग देकर छोड़ेगा नहीं। आदित्य जब अपने रूम में आया तो उसने देखा कि आन्या अब तक सो चुकी थी। आदित्य उसके बगल में आकर के लेट गया और अपना एक हाथ सर से टिकाते हुए आन्या के मासूम चेहरे को बड़े ही गौर से देखने लगा। आन्या का चेहरा देखते देखते का उसके होठों पे स्माइल बिखर गई, उसे पता ही नहीं चला। वो स्माइल काफी ज्यादा प्यारी थी। स्माइल करते हुए आदित्य खतरनाक नहीं बल्कि काफी ज्यादा क्यूट और एलिगेंट लग रहा था। आदित्य जी कभी मुस्कुराता नहीं था, अगर आज कोई उसकी स्माइल देख लेता तो वो शौक के मारे पागल हो जाता। आन्या ही आदित्य के मुस्कुराने की वजह बनी थी। काफी देर तक आन्या को देखने के बाद आदित्य ने लिटिल आन्या की गाल पे बेबी किस किया और उसे बाहों में भर के सो गया। आदित्य का मन आन्या को इतनी जल्दी छोड़ने का किया नहीं था, मगर आन्या सो रही थी तो वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। यू आर माई गर्ल, ओनली माइन। आन्या की बंद आंखों की ओर देखते हुए आदित्य आन्या के सर को अपने मस्कुलर सीने में छुपाकर सो गया। दूसरी तरफ राका आदित्य पे अटैक करने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। उसने ऑस्ट्रेलिया के माफिया और गैंगस्टर्स से कांटेक्ट कर शार्पशूटर्स की टीम को रेडी करवा लिया था, जो नेक्स्ट डे ही आदित्य और उसके मेंशन पर अटैक करने वाली थी। बड़ी सी बिल्डिंग के हर साइन के ऊपर एक चॉपर लैंड हुआ। कई सारे खतरनाक बॉडीगार्ड्स इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी राका बिजनेस शूट पहने आंखों पे ब्लैक गॉगल्स लगाकर चॉपर से अपने राइट हैंड डेनी के साथ नीचे उतरा। आगे उसके शार्पशूटर्स की टीम पहले से ही उसका वेट कर रही थी, जिसे राका ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर खरीदा था। राका आगे गया और उस शार्पशूटर की टीम के लीडर मैक्स से हैंडशेक करते हुए खतरनाक एक्सप्रेशंस के साथ बोला, क्या इस शार्पशूटर की टीम के अंदर इतनी पावर है कि वो आदित्य और उसके पूरे विला को तबाह कर सके? मैक्स राका का सवाल सुन अपने होठों के कोने को तिरछा करते हुए बोला, क्या बात है राका? आज तुम्हारी आंखों में ये शक क्यों है? वरना तो आज से पहले तुमने हम पे कभी शक नहीं किया। राका मैक्स की इस बात पर अपनी आंखें कठोर करते हुए बोला, जिस इंसान को तुम मारने जा रहे हो वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ओह, तब तो वाकई में काफी खतरनाक होगा, वरना उसे मारने के लिए आप अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक शार्पशूटर की गैंग को हायर ही क्यों करते? मैक्स की इस बात पर राका बोला, एक्जैक्टली, उसके मेंशन का कोई भी बंदा जिंदा नहीं रहना चाहिए सिवाय एक के। बोलते हुए राका ने अपनी जेब से आन्या की फोटो को निकाला और मैक्स को देते हुए बोला, ध्यान रहे इस लड़की को एक खरोंच तक भी नहीं आनी चाहिए, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ दो चीज चाहिए है, एक आदित्य की जान और दूसरी राका की जान, आन्या। बोलते हुए राका के होठों पे डेविल मुस्कान आ गई। मैक्स ने अपने ग्लासेज ठीक से एडजस्ट किए और कहने लगा, काम हो जाएगा मिस्टर। मुझे तुमसे यही सुनना था, बस इस बात को कैसे भी करके हकीकत में बदल दो। राका बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ मैक्स से बोला। आदित्य के मेंशन में आन्या आदित्य के रूम से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर टेबल पे रखी हुई गन पर पड़ी। आन्या ने दरवाजे की ओर देखा, हो अभी बंद था। आन्या टेबल के पास गई और उस गन को उठाकर उसे बड़े ही गौर से देखने लगी। आन्या मिरर के सामने जाकर के खड़ी हो गई और उस गन को गोल गोल घुमाने लगी। वॉव, ये गन कितनी मस्त दिख रही है ना मेरे हाथ में। मेरा मन तो कर रहा है अभी के अभी धिक्यो धिक्यो करके आसमान में गोलियां बरसा दो। आन्या बंदूक की आवाज निकालते हुए बोली। आन्या भी एक अच्छी आर्कर थी। उसका निशाना बचपन से ही काफी ज्यादा अच्छा था। उसका निशाना अचूक था, वो कभी चूकता नहीं था। और वो एक अच्छी आर्कर तब बन पाई जब बचपन में वो गुलेल के अंदर कंचे फिट कर पड़ोसियों के सर फोड़ा करती थी। कई जनों के सर को फोड़ने के बाद उसका निशाना काफी ज्यादा यूनिक बन पाया था। यहां तक कि आन्या को भी कभी कभी ये सरप्राइज होता था कि वो इतनी अच्छी आर्कर आखिर कैसे बन सकती है, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई आर्कर नहीं था। एक वॉरियर की तरह फाइट करना और निशाना लगाना तो उसके खून और डीएनए में ही था, और वो डीएनए आन्या को अपने डैड राज सिंघानिया से मिल पाया था। राज एक काफी अच्छा फाइटर और शार्प शूटर था। उसकी ये खासियत थी कि वो दोनों हाथ से ही निशाना लगा सकता था। उसका टारगेट कभी मिस नहीं होता था।
आन्या को ये खूबी भी उसके अपने डैड राज सिंघानिया से ही मिल पाई थी, और बचपना और क्यूटनेस आन्या को अपनी मां सरीना से मिल पाई थी। आन्या इन सब से अनजान थी, मगर वो अपने डैड राज की तरह कभी झुकती नहीं थी। क्या होगा अगर मैं इस गोली से किसी की खोपड़ी उड़ा दूं तो? आन्या अपनी कमर पर हाथ रख और गन के आगे के भाग पे फूंक मारते हुए पौज बनाकर बोली। तभी पीछे से एक सख्त आवाज आए, जिसकी खोपड़ी में दिमाग ना हो उसके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आएंगे। मगर जब दिमाग ही नहीं होगा तो ख्याल कहां से आए? आन्या बेफिक्र होकर गन को गोल गोल घुमाते हुए बोली। तभी वो चौंक गई और बड़ी बड़ी आंखों के साथ आईने से पीछे खड़े आदित्य को देखने लगी। तुम यहाँ कब आए? आने से पहले एक बार बता तो देते यार। आन्या पीछे पलटकर उस गन को अपने पीछे छुपाते हुए बोली। लेकिन आदित्य ने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसे घूरते हुए उसी से सवाल पूछ लिया। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? और सबसे जरूरी बात, मेरी गन तुम्हारी हाथ में क्या कर रही है? आदित्य ने अपनी सर्द आवाज में सवाल किया। ये गन। आन्या उस गन को दिखाते हुए बोली और वापस से अपने पीछे छुपाकर अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए होठों को गोल कर सीटी बजाते हुए आदित्य से बोली, कौन सी गन? मेरे पास कोई गन नहीं है, चाहो तो तुम चेक कर सकते हो। आदित्य ने आन्या की बिना लॉजिक वाली बात सुनाने के अंदर उस गन को देखा जो उसने अपने पीछे कर रखी थी। मगर आदित्य तभी डेविल स्माइल करते हुए आन्या की ओर बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आता हुआ देख आन्या डर के मारे पीछे हटने लगी। आन्या आदित्य को अपने करीब आते देख घबरा गई और इसी घबराहट के चक्कर में उसने गन को पीछे से निकालकर आदित्य पे पॉइंट कर दिया कर उसे वार्निंग देते हुए बोलने लगी, आगे मत बढ़ना वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। बोलते हुए आन्या की आंखें बड़ी हो गई और उसके हाथ कांपने लगे। ये देखकर आदित्य बीच में ही रुक गया। आन्या ने जैसे ही आदित्य के सामने गन पॉइंट की, आदित्य बीच में ही रुक गया और आन्या को ऐसे देखने लगा मानो वो किसी पागल को देख रहा हो। क्या इस लड़की का दिमाग सच में खराब हो गया है? आदित्य अपने मन में बोला और फिर आगे बढ़ने लगा। आन्या उसे आगे बढ़ता हुआ देख वार्निंग देते हुए बोली, नो आदि, आगे मत बढ़ना वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। अच्छा तो करो फिर शूट। आदित्य बिना भाव के बोला और आन्या के एकदम करीब आ गया। आन्या आदित्य की बात सुन गन को नीचे को लेती है और घूरते हुए आदित्य से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं भला तुम्हें शूट क्यों करूंगी? आदित्य आन्या के मुंह से ये सुनकर उसके इन करीब आ गया। आन्या आदित्य को अपने इतने करीब देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य आन्या के हाथ से गन लेकर और उसके होठों के करीब अपने होंठ ले जाकर अपनी सिडिक्टिव आवाज में बोला, शूट क्यों नहीं किया? मन नहीं किया? कहते हुए आन्या अपने होठों और आंखों को कसकर भींच लिया। तभी आन्या ने अपनी एक आंख को हल्का सा ओपन किया। आदित्य को अपने इतने करीब आन्या दोबारा से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। आज के बाद तुम्हारे हाथ में मुझे गन नहीं दिखनी चाहिए, आदित्य आन्या से दूर होते हुए बोला। आन्या आदित्य को दूर फील कर अपनी आंख झटके से ओपन कर देती है और अपनी महीन सी आवाज में बोलती है, बट मुझे निशाना लगाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तुम्हारे पास इतनी सारी गन है, एक मुझे नहीं दे सकते? आदित्य को यह सुनकर याद आता है कि कैसे बचपन में आन्या ने एक कॉम्पिटिशन के दौरान उसे आर्करी में हराया था। तो क्या आन्या अब भी एक अच्छी आर्कर है? आदित्य ने खुद से सवाल किया। आदित्य आन्या के मासूम से चेहरे को देख थोड़ा सख्त होकर कहने लगा, ये खिलौना नहीं है, बेहतर होगा कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो। अपनी बात कहने के बाद आदित्य ने अपनी गन को ड्रॉ में लॉक कर दिया। आदित्य की ना सुनकर आन्या किसी छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए आदित्य से बोलने लगी, लेकिन मुझे एक बार ट्राई करना है कि गन चलाने के बाद आखिर कैसा फील होता है। आदित्य ने आन्या की जिद देख उसको डांटते हुए बोलने लगा, गन चलाने के लिए बाजुओं में जान होना जरूरी होता है, क्योंकि ट्रिगर दबाने के बाद पूरा प्रेशर सीधा शोल्डर पे ही आता है, जिसके कारण शोल्डर पीछे की तरफ हो जाता है, इसीलिए काफी सावधानी भी बरतनी होती है। आदित्य की डांट सुन आन्या एक स्माइल के साथ अपने इनविजिबल डोले शोले आदित्य को दिखाते बोली, हाँ यो मैंने अब कहा कि मेरे बाजुओं में दम नहीं है, ये देखो मेरे डोले शोले। एक बार पढ़ते ही इंसान उड़ता नहीं उड़ जाता है, चाहो तो खाकर देख सकते हो। बोलते हुए आन्या अपनी बॉडी को थपथपाती है। तभी आन्या को ऐसा फील हुआ कि कोई उसे अपनी लाल आंखों के साथ घूर रहा है। आन्या ने जब सामने देखा तो पाया कि आदित्य उसके इनविजिबल डोलो शोलो को देख रहा था। ये देखकर आन्या तुरंत अपनी शर्ट को ठीक करती है और अपनी आंखों को होठों को गोल गोल घुमाते हुए बोली, भले ही अभी इनविजिबल है मगर मेरे हाथ की लगती काफी तेज है।
तभी आन्या आदित्य के पास आई और उसकी बाजुओं को पकड़ लेफ्ट राइट घुमाते हुए बोली, आदि प्लीज प्लीज मुझे एक बार कम से कम ट्राई तो करने दो। आदित्य आन्या की जिद देख उसे घूर कर देखने लगा। आदि प्लीज चलो ना, आन्या मचलते हुए बोली। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी ठंडी आवाज में बोलने लगा, ठीक है चलो मेरे साथ। आन्या आदित्य की हाँ सुनकर एक्साइटेड होकर उछलते हुए बोली, थैंक यू आदि। आदित्य ने कुछ नहीं कहा बल्कि उसे आन्या के मुंह से खुद का निक नेम सुन काफी ज्यादा अच्छा लगा। कुछ देर बाद आदित्य आन्या को विला के शूटिंग रेंज एरिया में ले आया जहां पर अक्सर शूटिंग की प्रैक्टिस वो किया करता था। आदित्य को ये जगह बिल्कुल किसी फिल्म मूवी की तरह लग रही थी। ये जगह कितनी अच्छी है ना, क्या तुम यहाँ प्रैक्टिस किया करते हो? आन्या टारगेटस को देखते हुए आदित्य से बोली। वहीं आदित्य आन्या के बदलते फेस एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था। शूटिंग रेंज एरिया, गनस और टारगेटस को देखकर एकदम से हैप्पी हो जाना। आदित्य ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या आन्या के पेरेंट्स को भी फाइटिंग और शूटिंग करने का शौक था। आदित्य ने आन्या के प्यारे कानों में हेडफोन पहना दिए थे ताकि गोली की आवाज उसके कानों में ना जाए। आदित्य को हेडफोन की जरूरत नहीं थी। तभी आदित्य ने अपनी ब्लैक शर्ट की स्लीव्स को आपस में फोल्ड किया और एक गन लेकर आन्या के पीछे आ गया। आन्या ने तिरछी नजरों से अयान को देखा और फिर सामने देखने लगी। आदित्य ने तभी अपनी चेस्ट को आन्या की पीठ लगा दिया। ये फील कर आन्या वहीं अपनी जगह और फ्रीज हो गई। तभी आदित्य ने अपने हाथों को आगे किया और आन्या के हाथों में ठीक से गन थमाकर उसके हाथों को कसके पकड़ लिया। आदित्य आन्या के हाथों समेत अपने हाथों को सीधा कर टारगेट पर पॉइंट करता है। जहां आदित्य ने टारगेट देखकर अपनी आईब्रोज आपस में सिकोड़ ली थी तो वहीं आन्या आदित्य को देखे जा रही थी। तभी आन्या ने अपनी गर्दन को सीधा किया और टारगेट को देखने लगी। आन्या अब सब कुछ भुलाकर टारगेट को शूट करने के लिए रेडी हो गई थी। आदित्य ने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की आन्या के शोल्डर पे ज्यादा प्रेशर ना बने। आदित्य ने मन में 3 तक गिना और टारगेट को शूट कर दिया। बैंग की आवाज के साथ गोली सीधा बॉट के सेंटर में जा लगी। ये देखकर आन्या ने 1 सेकंड के लिए अपनी पलकें 2 बार झपकाए। आदित्य आन्या से अलग हुआ और उसे इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोला, अपना दायां पैर हल्का पीछे करो और अपने कंधे को जितना हो सके मजबूत रखो। ध्यान रहे ट्रिगर दबाने के साथ वो पीछे नहीं जाना चाहिए। आन्या हम बोलती है और अपनी एक आंख को बंद दिया और सीधा गन को टारगेट की तरफ पॉइंट कर दिया। कुछ सेकेंड बाद आन्या ने गन के ट्रिगर को प्रेस किया और गन से गोली निकलकर सीधा आगे चली गई। आन्या और आदित्य ने एक साथ टारगेट को देखा मगर टारगेट मिस हो गया था। आदित्य ने आन्या से पूछा, क्या तुम ठीक हो? आन्या मुंह लटकाए आदित्य से बोली, टारगेट तो मिस हो गया। बार बार प्रैक्टिस करो, आदित्य इमोशनलेस चेहरे के साथ बोला। आन्या हम बोलकर सीधी खड़ी हुई और टारगेट को देखने लगी। इस बार जैसे ही आन्या ने ट्रिगर दबाया गोली सीधा टारगेट को चीर गई। ये देखकर आन्या खुशी से उछल पड़ी। वैसे आन्या के लिए ये कोई नई बात नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी ही एक अच्छी आर्कर थी। मगर वो पहली बार गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और दूसरे ही वार में वो सफल भी हो गई थी। आदित्य को खुश देख आदित्य के होठों पे स्माइल बिखर गई। लेकिन जैसे ही आन्या की नजर आदित्य के होठों पे गई तो आदित्य ने खुद को पहले की तरह सख्त कर लिया। क्या सच में आदित्य ने अभी स्माइल की? वो कितना क्यूट लग रहा था। आन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर आदित्य को देखते हुए खुद से बोली। वो अभी श्योर नहीं थी क्योंकि आदित्य ने 1 सेकेंड तक ही स्माइल को किया था। आन्या को लगा कि उसका वहम होगा इसीलिए वो तीसरी बार और प्रैक्टिस करने लगी। काफी घंटों तक प्रैक्टिस करने के बाद आन्या आदित्य के साथ वापस ज्ञान के अंदर आ गई। आन्या काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि आदित्य ने पहली बार उसकी कोई विश जो पूरी की थी। आन्या आदित्य को कसके हक करते हुए बोली, थैंक यू आदि। तुम्हें पता है गन चलाना मेरा बचपन से ही सपना था जो आज तुमने पूरा कर दिया। आदित्य आन्या के इस क्यूट से हक के कारण खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने होठों पे डेविल स्माइल लाकर आन्या से बोला, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और भी मुझे देना होगा। आन्या आदित्य की डबल मीनिंग वाली बातें सुन कंफ्यूज सी उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोली, कुछ और मतलब, तुम्हें और क्या चाहिए है? आदित्य ने एक नजर आन्या को देखा जिसने उसे अभी भी हक कर रखे हुए था और हाइट कम होने की वजह से वो अपने क्यूट से फेस और कंफ्यूज एक्सप्रेशंस लाकर ऊपर आदित्य की ओर देख रही थी। आन्या ने वहीं ढीले ढाले व्हाइट कलर के टॉमबॉय वाले कपड़े पहने हुए थे जिसके कारण वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। आदित्य ने आन्या के गालों को अपने दोनों हाथ से पकड़ा और अपना चेहरा उसके चेहरे पे झुकाते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, मुझे जो तुमसे चाहिए है वो मैं तुमसे ले ही लूंगा।
आन्या फिर से आदित्य की सस्पेंस से भरी बात सुनकर आदित्य से कंफ्यूज होकर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी आदित्य इन अपने होठों को आन्या के नर्म होठों से जोड़कर उसकी आवाज को बीच में ही रोक दिया। जैसे ही उन दोनों के लिप्स आपस में मिले आन्या की आंखें शौक और हैरानी के मारे बड़ी बड़ी हो गई, जिसके कारण उसकी क्यूटनेस और मासूमियत और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे अब समझ में आया कि आदित्य का मतलब आखिर किससे था। आदित्य अपनी आंखें बंद कर आन्या के चेहरे को पकड़ उसके लिप्स पे काफी स्लो और प्यार से किस कर रहा था। वो आज रूडली होकर आन्या को किस नहीं कर रहा था। आन्या को उसकी ये किस काफी प्यार से भरी हुई लग रही थी। वो आदित्य का साथ तो देना चाहती थी, मगर कुछ सोचते ही उसके हाथ बीच में ही रुक गए। लगभग 15 मिनट तक आन्या के स्ट्रॉबेरी की तरह टेस्टी लिप्स का फ्लेवर टेस्ट करने के बाद आदित्य ने अपने लिप्स को आन्या के लिप्स से अलग किया और आन्या की आंखों में देखने लगा। आन्या की आंखें अभी भी खुली थी और वो आदित्य को ऐसे देख रही थी मानो 7 का बच्चा ढेर सारी इनोसेंस अपनी आंखों और चेहरे पे लिए पार्क में मौजूद कपल्स को किस करते हुए देखता हो। क्या मैंने गलती से किसी बच्ची को किस कर दिया है? आदित्य आन्या की आंखों में देखते हुए खुद से बोला। क्या हुआ? आदित्य ने आंखों ही आंखों से आन्या से पूछा तो आन्या ने अपना सरनामे हिला दिया। आदित्य आन्या से दूर हुआ और बोला, तो कैसा रहा आज का दिन? आन्या ये सुनकर एक हैप्पी ट्यून में बोली, बहुत अच्छा था, मैं सच में काफी हैप्पी हूँ। बोलते हुए आन्या के चेहरे पे एक अलग ही खुशी आ गई। आन्या ने एक ही दिन में गन ठीक से पकड़ना और चलाना सीख लिया था, मगर अभी भी वो टारगेटर्स को जल्दी से शूट नहीं कर सकती थी। इसके लिए उसे एक लंबे समय तक प्रैक्टिस करने की जरूरत थी। तभी आदित्य का फोन रिंग हुआ। आदित्य ने कॉलर का नाम देखा तो पाया कि उसका असिस्टेंट रोहन उसे कॉल कर रहा था। आदित्य ने एक नजर आन्या की ओर देखा और फिर कॉल को पिक करने बालकनी में चला गया। कोई इन्फॉर्मेशन मिली? आदित्य ने रोहन का कॉल पिक करते हुए सीरियस होकर पूछा। रोहन ने आदित्य को रिप्लाई देते हुए कहा, बॉस हमें एक एक डिटेल और इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आप ऑफिस आ रहे हैं या फिर मैं आ रहा हूं। रोहन की बात बीच में काटकर आदित्य ने आन्या की ओर देखा जो खाली गन के साथ खेल रही थी और खुद को इस वक्त वॉरियर की तरह फील कर रही थी। रोहन ने ओके सर कहा और फोन को कट कर दिया। तभी आदित्य आन्या के पास आया। आन्या आदित्य को अपने सामने देख गन को वापस से अपने पीछे छुपा लेती है और बड़ी बड़ी आंखों के साथ आदित्य को देखने लग जाती है। आदित्य ने उसकी इस हरकत पर कुछ नहीं कहा और उसके सर हाथ रखते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आ जाऊंगा, और हाँ रात को डिनर टाइम पे कर लेना। आन्या ये सुनकर अपने मुंह का पाउट बनाते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। आदित्य ने एक बार फिर आन्या के फेस की ओर देखा जिसमें वो काफी क्यूट लग रही थी। आदित्य का दिल तो किया कि अभी आन्या के लिप्स पर की किस कर दे, मगर कैसे भी अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए आदित्य ने अपना हाथ आन्या के सर के ऊपर से हटाया और वहां से चला गया। आन्या ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर मुंह का पाउट बनाते हुए एक नजर बंद दरवाजे की ओर देखा और अपने मन में बोलने लगी, उसने मुझे डांटा क्यों नहीं? क्या उसने सच में गन को नहीं देखा? बोलते हुए आन्या ने गन को साइड में रख दिया और बेड पे पैर पसार कर लेट गई। आन्या को आज आदित्य के साथ बिताया हुआ दिन काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा था। वो गन चलाते हुए कितना ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था, आन्या ने अपने मन में सोचा। यहां तक कि आन्या भी खुद के ख्यालों से काफी ज्यादा हैरान थी। वो आदित्य के लिए फील करने लगी थी। रात का वक्त था और आदित्य जैसे ही अपने रूम के अंदर आया तभी आन्या बेड से उठकर उसके पास आई। आदित्य आन्या के फेस एक्सप्रेशन से ही समझ गया कि आन्या उससे कुछ कहना चाहती है। आन्या सेड ट्यून में आदित्य से बोली, आदि क्या मैं अपनी फैमिली से एक बार? आन्या इतना ही बोल पाई थी तभी आदित्य ने उसकी कमर पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया और ड्रॉ से सीधा गन निकालकर शूट कर दिया। आन्या ने गोली की आवाज सुन डर एक मारे जब अपनी आंखें खोली और अपना चेहरा ऊपर कर आदित्य की ओर देखा तो पाया कि आदित्य अपनी आईब्रोज आपस में सिकोड़ खतरनाक एक्सप्रेशंस के साथ खिड़की से बाहर देख रहा था। आन्या का सर आदित्य की चेस्ट पे टच हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे एक बेहद क्लोज खड़े थे। आन्या ने तभी खिड़की पे लगे खून की ओर देखा। वो ये समझ गई थी कि खिड़की के बाहर कोई था जिसको आदित्य ने अभी शूट किया है। आदित्य तुमने अभी किसको मारा है? आन्या ने घबराकर आदित्य से पूछा। लेकिन आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी खिड़की से बाहर उसकी नजर पड़ी। एक शार्पशूटर पेड़ के अंदर छिपा हुआ था। आदित्य ने तुरंत आन्या को पलट दीवार से सटा दिया और फिर आन्या को अपनी बैक से कवर करते हुए आदित्य ने एक सेकंड की भी देरी किए बिना उस आदमी को शूट कर दिया। आन्या ये देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। आदित्य के पीछे छुपी आन्या दिखाई भी नहीं दे रही थी। ये क्या हो रहा है?
तुम किन्हें मार रहे हो? आन्या कांपती हुई आवाज में बोली, क्योंकि उसे वहां कोई आदमी नहीं बल्कि सिर्फ खून ही दिख रहा था। लेकिन आदित्य की नजर इतनी ज्यादा शार्प थी कि वो ब्लैक पैंथर की तरह रात के वक्त में भी इजिली छुपे हुए शिकार को देख सकता था। आदित्य ने वहां छिपे कुछ और लोगों को शूट किया और आन्या का हाथ पकड़ उसे एक सीक्रेट रूम में ले गया। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आन्या डरते हुए बोली। लेकिन आदित्य आन्या को उस रूम में ले जाकर सीरियस ट्यून में बोला, यहां से हिलना भी मत, मैं कुछ ही देर में आ रहा हूं। अरे, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? क्या यहां पर अटैक हुआ है? आन्या घबराते हुए आदित्य की बाजुओं को पकड़ बोली। आदित्य हम बोलकर जैसे ही अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगा, तभी आन्या ने उसे कसके हक कर लिया और रोते हुए बोली, नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। आन्या को खुद से लिपटकर खुद के लिए रोता हुआ देख आदित्य ने एक गहरी सांस ली और बोलने लगा, आन्या, वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अब मुझे जाने दो। आन्या ये सुनकर चिल्लाते हुए बोली, नहीं, तुम पागल हो गए हो। बाहर गोलियां बरस रही है, तुम ऐसी सिचुएशन में बाहर जाओगे? अगर वो लोग तुम्हें मार डालेंगे तो? नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। आन्या अपनी सुंदर आंखों से आंसू टपकाते हुए बोली। आन्या को रोता हुआ देख आदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने आन्या के सर पे हाथ रखा और अपनी नर्म आवाज में बोलने लगा, मुझे बाकी लोगों की मदद करनी है, उनकी जान खतरे में है। मगर आन्या ने ना में अपना सर हिला दिया। वो आदित्य को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहती थी। आन्या, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं होगा। आदित्य आन्या के गिले होठों पे लाइट किस करते हुए बोला। मगर आन्या ने फिर से ना में अपना सर हिला दिया। ना जाने क्यों आन्या को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसके साथ पहले से भी हो चुका है। अगर कोई उससे ये वादा करेगा तो वो उससे दूर हो जाएगा। आन्या को ऐसा फील हो रहा था। लेकिन आन्या नहीं जानती थी कि जब वो पैदा हुई थी तब उसके डैड राज ने भी सरीना से ऐसा ही प्रॉमिस किया था, मगर वो उनसे अलग हो गई थी। आन्या एक अनजाने डर के चलते आदित्य के इस प्रॉमिस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। आदित्य ने आन्या को खुद से जबरदस्ती दूर किया और रूम को बंद कर वहां से चला गया। हालांकि आदित्य पूरा रूम लॉक करना भूल गया था। आन्या आगे आई, मगर तभी उसके कानों में आदित्य के शब्द गूंजने लगे, मुझे बाकी लोगों की मदद करनी है, उनकी जान खतरे में है। आन्या ये सब सोचते ही अपनी आंख बंद कर और एक गहरी सांस लेकर दरवाजे से अपनी पीठ सटाकर बैठ गई। आन्या रोते हुए खुद को सिकोड़कर कहने लगी, मैं नहीं जानती क्यों, मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। दूसरी तरफ आदित्य और सबसे खास आदमी हितेश ने बाकी गार्ड्स का साथ मिलकर उन शार्पशूटर्स को शूट करता शुरू कर दिया था। आदित्य का हर एक आदमी काफी वेल ट्रेन्ड था, इसीलिए वो लोग हर एक को काफी आसानी से मात दे रहे थे। आदित्य तभी आगे आया और एक शार्पशूटर को शूट करते हुए हितेश से सीरियस होकर बोला, ये लोग विला में कैसे घुस आए? हितेश एक आदमी को शूट करते हुए बोला, बॉस पता नहीं, मगर ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले से ही काफी वेल ट्रेन्ड हो, शायद आपके किसी खास दुश्मन ने भेजा है। आदित्य ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मानो वो उस खास दुश्मन को पहले से ही जानता हो। बॉस आपको अंदर होना चाहिए। आन्या, मैं काफी ज्यादा डरी हुई होगी, हितेश ने आराम से कहा। वहीं आदित्य आन्या का नाम सुनकर एक पल के लिए फ्रीज हो गया, लेकिन अगले ही पल जब उसने सामने देखा कि कैसे काफी सारे शार्पशूटर्स रस्सियों कर सहारे जंप करते हुए विला के अंदर आ रहे हैं, तो उसने बिना देरी किए अपनी जेब से दूसरी गन को निकाला और उन शार्पशूटर्स को शूट करने लगा। आदित्य दोनों हाथों से गन को चला सकता था। उसका निशाना अचूक था, जो सीधा टारगेट को चीर कर ही निकलता था। वो विला अब जंग के मैदान में तब्दील हो चुका था। जगह जगह लाश ही लाश बिछी हुई थी। बाकी बच्चे, बॉडीगार्ड्स और शार्पशूटर्स पिलर्स और पेड़ के पीछे छुपकर गोलियां बरसा रहे थे। आदित्य, जो एक पिलर के पीछे था, उसने अपनी आंखों से पूरे एरिया को स्कैन किया। उसने ये देखने की कोशिश की कि बाकी बचे शार्पशूटर्स कौन सी जगह पर छिपकर वार सकते हैं और वो कौन सी जगह पर खुद को हाइड कर अपने दुश्मनों की गोलियों का जवाब दे सकता है। आदित्य ने कुछ देर तक स्कैन करने के बाद अपनी जगह को बदला और सीधा सामने वाली झाड़ी के अंदर छुपे शार्पशूटर्स को शूट कर दिया। ऐसे ही कर करके आदित्य ने बाकी छिपे शार्पशूटर्स को शूट कर दिया। लगभग 1 घंटे तक लड़ने के बाद आदित्य अपनी जगह से बाहर आया। उसे कुछ अनहोनी का आभास हो रहा था। आदित्य को ऐसा लगा जैसे वो यहाँ बेमतलब के लिए ही लड़ रहा था। क्या हुआ बॉस? हितेश बाहर आकर बोला। आदित्य, जो अपनी गहरी सोच में ही डूबा हुआ था, वो हितेश का सवाल सुन अपने होश में वापस आया और हितेश से बोलने लगा, कोई दुश्मन जिंदा तो नहीं बचा ना? हितेश ने आदित्य का सवाल सुन ना में अपना सर हिला दिया।
हमारे जितने आदमी घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाओ, आदित्य ने हितेश से कहा और अपने रूम में चला गया। रूम में पहुंचकर उसने अपने रूम के अंदर मौजूद सीक्रेट रूम के अंदर जैसे ही अपना कदम रखना चाहा तभी उसे खून ही खून दिखा। खून देखकर आदित्य बुरी तरह शॉक हो गया था। उसे आज पहली बार डर लग रहा था। तभी आदित्य को आन्या की ड्रेस का फटा हुआ टुकड़ा मिला। आदित्य ने उस पीस को अपने हाथ लिया और लाल आंखों के साथ उस टुकड़े को देखा जिसमें खून लगा हुआ था। आदित्य उस कपड़े को अपने हाथों में कसकर भींच गुस्से से सीक्रेट रूम के अंदर गया और जैसे ही उसने रूम के अंदर कदम रखा तो पाया कि वहां एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये देखकर आदित्य को एक झटका सा लगा और वो वापस रूम से बाहर आ गया। उसके हाथ कांप रहे थे और वो कपड़ा जो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो नीचे गिर गया था। आदित्य ने सीक्रेट रूम में एक आदमी की लाश देखी जो गोली लगने की वजह से खून से सना हुआ था। वो शार्पशूटर था जिसे आन्या ने अभी थोड़ी देर पहले आदित्य की गन से शूट को दिया था। वो लोग जब आदित्य के रूम में होकर उस सीक्रेट रूम में आन्या को ले जाने आए तो आन्या ने पहले ही आदित्य की गन को उन और पॉइंट कर दिया। मगर वो लोग आन्या तक पहुंच गए थे और इसी हड़बड़ाहट के चक्कर में आन्या ने उनमें से एक को शूट कर दिया था। आदित्य जब बाहर बाकियों से बिजी था तब वो लोग आन्या को पीछे के रास्ते से जबरदस्ती उठाकर बाहर ले जाने लगे। बस इसी हड़बड़ाहट के चक्कर में आन्या की ड्रेस का एक टुकड़ा फटकर नीचे गिर गया। आदित्य को इस बात की चिंता थी कि कहीं आन्या को उन गुंडों के साथ फाइट करते वक्त कुछ हो ना गया हो। उसे अब रह रहकर आन्या की कही हुई बात याद आ रही थी कि वो उसे छोड़कर मत जाए। राका, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आदित्य जोर से चिल्लाया। दूसरी तरफ आन्या की जैसे ही आंखें खुली तो वो खुद को एक किंग साइज बेड पे पाती है। मैं इस वक्त कहाँ हूँ और वो गुंडे मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे? 1 मिनट, कल रात मैंने एक गुंडे का खून भी किया था, आन्या रात के हमले को याद करते हुए बोली। आन्या आहिस्ता आहिस्ता से बेड पर से उठी और जैसे ही उसने रूम के डोर को ओपन किया तो उसने पाया कि दरवाजा तो बाहर से लॉक था। आन्या ने तभी ये महसूस किया कि ये रूम तो किसी होटल का रूम लग रहा है। आन्या ने खिड़की से बाहर जाने का फैसला किया। उसने जैसे ही खिड़की के पर्दों को हटाकर ग्लास पर नीचे झांककर देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि वो इस वक्त होटल के टॉप फ्लोर पर थी। साला, अब तक जिस किसी ने भी हमें किडनैप किया है वो किसी रिच बंदे ने ही किया है। लगता है तुम्हारी पॉपुलैरिटी अमीरजादों के बीच में कुछ ज्यादा ही मशहूर है, आन्या खुद पर प्राउड फील करते हुए बोली। मगर उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, खाकर भगवान पे। उसने छत की तरह देखकर चिल्लाते हुए कहा, भगवान, मैंने तो सिर्फ अमीरों की तरह कूल बनने का मजाक किया था और आपने उस चीज को इतना सीरियसली लिया। आन्या तभी गहरी सांस लेकर आगे बोली, हाँ, काश आपने मेरी आज से 2 साल पहले सुनी होती तो मैं कॉलेज में लगातार 2 साल से फेल नहीं होती। बोलते हुए आन्या अपनी आंखें चूहे की तरह छोटी कर लेती है। तभी उसे आदित्य के बारे में ख्याल आया। वो कल रात उन शार्पशूटर से लड़ने चला गया था। अपना अपना हाथ माथे और रख के बोली, हे भगवान, मैं तो आदित्य के बारे में भूल ही गई। वो ठीक ही होगा ना? आन्या चिंतित होकर खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ। आन्या ने जब उस डायरेक्शन में देखा तो पाया कि एक हैंडसम लड़का अपने हाथ में बॉक्स लिए खड़ा था। उस लड़के का चेहरा देखते ही आन्या की आंखें हैरानी और गुस्से के मारे लाल हो गई। तुमने मुझे फिर से किडनैप कर लिया, आन्या अपने सामने खड़े राका को देखते हुए बोली। राका आन्या को नीचे से ऊपर देख उसकी ब्राउन आंखों में डेविल स्माइल करते हुए देख बोला, हाँ, और तुम मेरे सिवाय और किसे एक्सपेक्ट कर रही थी? आन्या गुस्से से अपने पैर पटकते हुए राका के पास आते हुए बोली, किसे भी नहीं। बोलते हुए आन्या राका के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से आग उगलते हुए बोलने लगी, तो वो तुम ही थे जिसने कल रात आदित्य के मेंशन पर हमला करवाया था। आन्या का सवाल सुन राका अपने होठों पे डेविल स्माइल लिए आन्या की तरफ बढ़ता हुआ बोला, हाँ, वो मैं ही था, मगर वो साला फिर से बच गया। लेकिन मेरे प्रोफेशनल शार्पशूटर्स को मारने के बाद भी वो तुम्हें नहीं बचा पाया। आन्या जो ये राका को अपनी तरफ आता हुआ देख डर के मारे पीछे हटने लगी, मगर राका की बात सुनकर गुस्से से उसे बोलने लगी, देख, तू मेरे आदि को अभी जानता नहीं है। अगर एक बार उसे इस जगह के बारे में पता चल गया ना, वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा। आन्या के मुंह से आदित्य की तारीफ सुन राका ने आगे बढ़कर गुस्से से आन्या का गला पकड़ लिया और अपना चेहरा आन्या के पास ले जाकर दांत पीसते हुए लाल आंखों के साथ बोला, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी उस आदित्य की तारीफ मेरे सामने करने की? आन्या राका की लाल आंखों को देख डर के मारे अपनी आंखों बंद कर लेती है।
आन्या को डरा हुआ देख राका उसके गले को छोड़ 2 कदम उससे दूर होता है और अपने हाथ में पकड़े हुए बॉक्स को बेड पर फेंक देता है। इसमें शादी के कपड़े हैं, अगले 10 मिनट में पहनकर रेडी होकर बाहर आओ। इतना बोलकर जैसे ही राका वहां से जाने को हुआ तभी आन्या जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, व्हाट द फ, मैं ये शादी के कपड़े क्यों पहनूं? क्योंकि आज हमारी शादी है, राका पीछे मुड़ते हुए बोला। शादी का नाम सुनकर तो आन्या को चक्कर आ गए थे। उसने गुस्से से अपनी उंगली राका की तरफ पॉइंट कर चिल्लाते हुए बोलने लगी, राका, यू बास्टर्ड, शादी करूंगी और वो भी तुमसे। ऐसा कभी नहीं होगा। बस इतना ही सुनना था कि राका गुस्से से आगे बढ़ा। आन्या उसे फिर से अपनी ओर बढ़ता हुआ देख अपने गले को इस डर से पकड़ लेती है कि कहीं वो फिर से उसका गला ना पकड़ ले। क्या कहा तुमने, शादी नहीं करोगी? मैं भी देखता हूं तुम शादी कैसे नहीं करती हो। राका इतना बोलकर जैसे ही आन्या की ओर आया, आन्या बेड पे चढ़ गई और हड़बड़ाते हुए बोलने लगी, मोमो, मुझे लड़कियां पसंद है। मैं लेस्बियन हूं और मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं अपनी फेवरेट एक्ट्रेस सनाया से शादी करूं। इसीलिए मैं किसी मर्द से शादी नहीं करना चाहती थी। बोलते हुए आन्या जोर जोर से सांस लेने लगी। वहीं राका ने जब ये सुना कि आन्या एक लेस्बियन है तो उसका दिमाग मानो ठंडा पड़ गया था। आन्या अपने प्लेन को काम करता हुआ देख मन ही मन ईविल स्माइल करती है। आन्या तभी आगे बोली, देखो तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे सनाया से काफी ज्यादा प्यार है और मैं अपने प्यार को तुम जैसे ठरकी लड़कों के चक्कर में आकर भुला नहीं सकती। शादी के बाद मैं लड़कियों के साथ घूमूंगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे यहां से जाने दो। राका तभी अपनी डीप वॉइस में बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो और क्या नहीं। अब जल्दी से कपड़े पहनो वरना कहीं ऐसा ना हो मुझे तुम्हें ये कपड़े पहनाना हो। अपनी बात खत्म करने के बाद जैसे ही राका आन्या की री बढ़ा तभी आन्या डर के मारे पीछे हटते हुए बोली, नहीं तुम मेरे पास भी मत आना। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें एक ही बार में सुनाई नहीं देता? आन्या की बात सुनकर राका किसी ईविल की तरह मुस्कुराया और फिर अपना फोन निकालकर उसके सामने एक वीडियो प्ले कर दी। वीडियो में आन्या ने देखा कि उसके मॉम डैड एक अंधेरे कमरे में बंद थे। ये देखकर आन्या डर गई और राका की ओर देखते हुए बोलने लगी, तुमने मेरे मॉम डैड को किडनैप किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड को किडनैप करने की? ये देखकर राका ईविल की तरह मुस्कुराते हुए आन्या से बोला, हिम्मत तो बहुत है। अब अगर अगले 10 मिनट में तैयार होकर बाहर नहीं आए ना तो मैं अपने आदमियों से कहकर तुम्हारे माँ बाप को स्वर्ग पहुंचाने के लिए बोल दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम शादी नहीं करोगी या फिर अपने मॉम डैड को मरते हुए देखोगी। इतना बोलकर राका रूम से बाहर आ गया। वहीं आन्या जमीन पे बैठकर रोने लगी। उसे गुस्सा और रोना दोनों आ रहा था। वो राका जैसे घटिया इंसान के साथ शादी करने के बारे में आखिर सोच भी कैसे सकती है। उसका मन तो राका की जान लेने का कर रहा था, मगर वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी फैमिली अभी राका के कब्जे में थी। आदित्य, तुम कहाँ हो? आन्या रोते हुए बॉक्स को देखकर बोली और ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज करने चली गई। 10 मिनट बाद आन्या रेडी होकर रूम में आए तो उसकी नजर सबसे पहले सीधा आईने पर जा पड़ी। ब्राउन और सिल्की बालों में गजरा टंगाए, गले में गोल्डन कलर का हार पहने, ब्राउन आंखों में हल्का काजल लगाए, हाथों में गोल्डन, रेड और ग्रीन कलर की चूड़ियां पहनकर रेड और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन वाली साड़ी में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी बेदाग, गोरी मगर हल्की पीली स्किन काफी ज्यादा साइन कर रही थी। उसके ब्राउन बाल और उसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों में लगा हल्का सा काजल उसकी खूबसूरती को निखार रही थी। आन्या ने कोई मेकअप नहीं किया था। साफ शब्दों में कहे तो उसे किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी। आन्या ने यह एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसकी शादी ऐसे अचानक से किसी क्रिमिनल के साथ होने जा रही है। बचपन से ही उसके 2 सपने थे कि वो बड़ी होकर अपने पसंद के लड़के के साथ शादी करेगी और एक अच्छी माँ बनेगी। भले ही वो कितनी भी बचकानी हरकत क्यों ना करती हो मगर वो दिल की काफी प्योर और मासूम थी, बिल्कुल अपनी माँ सरीना की तरह। जब वो छोटी थी तब वो अपनी मॉम माया की साड़ी छुपके से पहनकर खुद को आईने में निहार कर देखती थी और अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में सोचती थी। आन्या, क्या हो गया ये? ओह गॉड, प्लीज मेरी हेल्प करो। आन्या ने आंखों में हल्के आंसू लिए भगवान को पुकारते हुए कहा। दूसरी तरफ कपूर कॉर्पोरेशन में आदित्य को जैसे ही अपने स्पाई से ये खबर मिली कि राका आज आन्या से शादी करने वाला है तो उसका गुस्सा चरमसीमा के पार पहुंच गया था। उसने ग्लास वॉल पे जोर से हाथ मारा और शहर को निहारते हुए अपने पीछे खड़े रोहन और हितेश से बोला, खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो? अपने आदमियों को रेडी करो।
हितेश और रोहन ने आदित्य को गुस्से में देख डर के मारे हाँ कहा और टीम को रेडी अपने लगे। बस कुछ देर और राका, फिर देखना तुम्हारे लिए ये शादी यादगार बन जाएगी। अपने सेंटेंस खत्म करने के बाद आदित्य ने अपना ब्लेजर पहना और कैबिन से बाहर आ गया। आन्या रूम से बाहर आ गई। जब वो बाहर आए तो उसने देखा कि राका बाहर खड़ा उसी का ही वेट कर रहा था। ब्लैक 3 पीस सूट में वो हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। आन्या ने गुस्से से राका को घूरकर देखा और आंखों ही आंखों से उसे वार्निंग देने लगी। वहीं राका जैसे ही आन्या के पास आकर पर्दे के पीछे झांकती हुई कमर में हाथ डालने वाला था तभी आन्या 2 कदम दूर हो गई और वार्निंग देते हुए राका से बोली, कोशिश भी मत करना मुझे छूने की वरना जलकर राख हो जाओगे। आन्या की लाल आंखें देख राका 2 कदम पीछे हट गया। आन्या गुस्से में खतरनाक स्त्री लग रही थी। राका दांत पीसते हुए आन्या से बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं रात को देख लूंगा। इतना बोलकर राका किसी ईविल की तरह मुस्कुराने लगा। वहीं आन्या राका के ऐसे शब्दों को सुन काफी ज्यादा डर गई थी। रात को देख लूंगा, वो राका का इससे मतलब अच्छे से समझ गई थी। आदि प्लीज जल्दी आओ, आदित्य आन्या को याद करते हुए बोली। तभी कुछ देर बाद वो लोग एक जगह पर पहुंच गए जहां पर मंडप को फूलों और हवन से काफी अच्छे से सजाया गया था। आन्या ये देखकर रुक गई और अपने चारों तरफ देखने लगी। कदम कदम पर बॉडीगार्ड्स हाथ में गन लिए खड़े थे। आन्या ने गुस्से से एक गार्ड की गन को काफी तेजी से उसकी पॉकेट से निकाला और सीधा राका के ऊपर पॉइंट कर दिया। ये देखकर राका डेविल स्माइल करते हुए बोला, लगता है तुम्हें अपनी फैमिली की जान प्यारी नहीं है। अपनी फैमिली का ख्याल आते ही आन्या ने रोते हुए गन को नीचे फेंक दिया। राका ने आन्या का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे मंडप में बैठाने लगा। तेज पकड़ की वजह से आन्या का हाथ लाल हो गया था। वो मन मारते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। तुम्हें जो मंत्र पढ़ना है वो पढ़ो और जल्द से जल्द हमारी शादी करवाओ। राका अपनी खुखार आवाज में पंडित से बोला तो पंडित डर गया और हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर हवन की आग में घी डालकर मंत्र पढ़ने लगा। राका के चेहरे पे आज एक जीत की खुशी थी। फाइनली आन्या अब उसकी हो जाएगी ये सोचकर ही राका फूले नहीं समा रहा था। वहीं आन्या आंखों में आंसू लिए हवन की आग को ही घूर रही थी। शादी हो ही रही थी कि तभी उस शांत जगह में गोलियों के चलने की आवाज आती है। ये देखकर राका गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और वहीं आन्या जो रो रही थी उसके होठों पे जीत की स्माइल आ जाती है। आन्या को ये स्माइल राका को काफी ज्यादा चुभ रही थी। राका ने तभी अपनी जेब से गन को निकाला और सीधा पंडित की पॉइंट करते हुए बोला, ए पंडित, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्द से जल्द ये शादी करवा वरना। जी जी करवाता हूँ, पंडित अपने मन पे गन देख कांपते हुए बोला। राका ने फिर अपने राइट हैंड डेनी को कुछ इशारा किया और इशारा पाकर डेनी अपने आदमियों के साथ बाहर आ गया। डेनी ने ये देखा कि आदित्य के आदमियों ने उनके सभी आदमियों को इतने कम टाइम में मार डाला था। ये देखकर डेनी और बाकी सब ने गोलियों की बरसात आदित्य के आदमियों पर करनी शुरू कर दी, मगर आदित्य का हर आदमी राका के आदमियों की गोलियों का जवाब देते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो जगह शादी की जगह कम बल्कि युद्ध के मैदान की जगह ज्यादा बन गई थी। तभी एक पोस्ट कार और उसके आगे पीछे व्हाइट कार्स वहां आकर के रुकी और उस पोस्ट कार रोहन आगे के दरवाजे से जल्दी उतरकर बाहर आ गया। रोहन ने कार का बैक साइड डोर ओपन किया और आदित्य की ओर देखा। आदित्य अपनी आंखों पे शेज लगाए ब्लैक 3 पीस सूट और हाथ पे रिस्ट वॉच पहने कार से बाहर आया। बॉस बाहर के आदमी साफ हो चुके हैं, अब बस अंदर के आदमी ही बचे हुए हैं। रोहन ने आदित्य के सीरियस फेस की ओर देखते हुए कहा। अंदर चलो, आदित्य ने इतना कहा और किसी किंग की तरह आगे की ओर बढ़ने लगा। हितेश और बाकी आदमी राका कर आदमियों को मारकर आदित्य के साथ अंदर की ओर जाने लगे। डेनी जिसके हाथ में गोली लगी थी वो अपना हाथ पकड़ के जैसे ही अंदर आया तो सामने वाले नज़ारे को देख हैरान रह गया। आदित्य के बाकी आदमी जो शायद दूसरे रास्ते से अंदर आए थे उन्होंने राका और बाकी आदमियों को चारों ओर से घेर लिया था। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अभी के अभी एक एक को गोलियों से भून डालो वरना तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। राका मंडप में बैठा अपने आदमियों पर चिल्लाया। वहीं पंडित जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने में लगा हुआ था। तभी हॉल में एक ठंडी आवाज गूंजी, आन्या। आन्या ने जब अपना सर ऊपर उठा के देखा तो पाया कि आदित्य उसके सामने खड़ा था। वो ब्लैक 3 पीस सूट में काफी ज्यादा डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। इतना हैंडसम कि पूरे ब्रह्मांड में शायद ही दूसरा कोई उस जितना सुंदर होगा। आन्या की नजरें मानो आदित्य पर ही ठहर गई।
वो उठकर जैसे ही आगे की तरफ जाने लगी तभी राका ने आन्या का हाथ पकड़ लिया और उसके सर पे गन पॉइंट करते हुए आंख दिखाकर बोला, सोचना भी मत वरना तेरी फैमिली का मैं क्या हाल करूंगा पता है ना। आन्या फैमिली शब्द सुनते ही डर के मारे वापस से मंडप में बैठ गई। ये देखकर आदित्य की आंखें सिकुड़ गई। राका ने धमकी देते हुए आदित्य की ओर देखते हुए कहा, अपने आदमियों से कह जैसे यहाँ आए थे उल्टे पांव वापस वैसे ही यहाँ से चले जाएं वरना तेरी मासूका आज जिंदा नहीं बचे पाएगी। ये देखकर आदित्य अपने होठों के कोने को तिरछा कर डेविल को तरह मुस्कुराया और राका से बोला, जाऊं तो गा मगर शादी करके। ये सुनकर राका अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या मतलब? मतलब अभी पता चल जाएगा। इतना बोलकर आदित्य ने अपनी कमर पे टंगी हुई गन को निकालकर सीधा राका के हाथों और शूट कर दिया। आदित्य ने इतना बड़ा रिस्क लिया था। उसे ये पता था कि राका कभी आन्या को शूट नहीं करेगा। अगर मारना ही था तो वो आन्या से शादी क्यों करने वाला था। बस इसी बात का फायदा उठाकर आदित्य ने ये रिस्क लिया और राका के हाथ को शूट कर दिया जिसके कारण राका के हाथ में पकड़ी हुई गन सीधा नीचे जा गिरी। राका दर्द के मारे चीखते हुए अपने अपने हाथ से खून को बहता हुआ देखता है। उस दिन आदित्य से 2 बार गोली खाने एक बाद राका अभी तक ठीक भी नहीं हुआ था कि आदित्य ने उसे तीसरा जख्म भी दे दिया था। आदित्य तुम्हें तो मैं, तुम लोग आखिर खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इन सबको जल्द से जल्द मारकर शमशान पहुंचा दो। राका ने इतना बोला ही था तभी उसे मुंह और एक जोरदार पंच पड़ा। राका जब उन आदमियों को ऑर्डर देने में बिजी था तब आदित्य ने गुस्से में आकर उसके मुंह पे एक पंच जड़ दिया था। राका ऊपर उठकर देखता है तभी आदित्य ने 2-4 तेज पंच को उसके मुंह पर और भी कसके जड़ दिया था। राका जिसका चेहरा खून से लथपथ हो चुका था वो आदित्य की आंखों में देखता है जिसमें उसे साक्षात यमराज नजर आ रहा था। जी तो कर रहा है तुझे अभी के अभी मारकर तेरा काम तमाम कर दूं, मगर इतनी आसानी से तो नहीं। इतना बोलकर आदित्य एक और पंच राका के मुंह पे जड़ देता है। आदित्य राका के ऊपर से हटा और सीधा आन्या के पास आकर के बैठ गया। वहीं राका और उसके आदमियों और रोहन और हितेश ने टीम के साथ मिलकर बंदी बना लिया था। वो लोग अब हॉल में खड़े होकर आदित्य और आन्या की शादी को ही देख रहे थे। आदि तुम शादी? आदित्य आन्या की बात को बीच में काटते हुए बोला, हाँ हमारी शादी। अब चुपचाप बैठी रहो यहाँ। आदित्य की ट्यून में अग्रेसिवनेस आ गई थी। आन्या को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। अगर उसकी शादी आदित्य से अगर हो जाती है तो उसकी फैमिली को राका मार डालेगा। वहीं राशियों से बंधा राका जिसकी आंखों में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था वो तभी होश में वापस तो वो गुस्से से आदित्य की ओर देखकर झटपटाने लगा। आदित्य देखो आन्या सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तुम्हें आन्या के बदले जो चाहिए है मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझे आन्या वापस कर दो। राका आदित्य से दांत पीसते हुए बोला। वहीं राका की बात सुनकर आन्या गुस्से से अपने मन में बोलने लगी, साला अपुन क्या कोई चिप्स का पैकेट है जो मैगी के बदले मांग रहा है। वहीं आदित्य राका की बात सुन अपने होठों के कोने को तिरछा करते हुए बोला, और अगर ना दूं तो? अपनी बात खत्म करने एक बाद आदित्य ने आन्या की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी ओर खींच लिया। ये देखकर राका की आंखों में खून उतर आया। वहीं आन्या आदित्य की बेशर्मी को देख उसे मन ही मन कोसने लगी। आन्या देखो मेरे पास आओ वरना मैं तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगा। राका ने जैसे ही ये बोला तो आन्या उठकर उसके पास जाने लगी। लेकिन तभी आदित्य ने बीच में ही आन्या के बालों को पीछे से पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, सोचना भी मत। आन्या डरते हुए अपने होठों को कसकर भीम छां में अपनी पलकें झपका देती है। ओह गॉड कहाँ फंस गई मैं। ऐसा लग रहा है मैं शिकार हूं और ये सारे शेर और भेड़िए मेरे लिए लड़े जा रहे हैं। इतनी भी पॉपुलैरिटी और फैंस नहीं मांगे थे हमने आपसे, कहते हुए आन्या ने आदित्य को घूरा। तभी आदित्य ने वरमाला को आन्या के गले में डाल दिया। ये देखकर आन्या घूरते हुए आदित्य को देखने लगी। तभी आदित्य ने आन्या के हाथों में वरमाला को थमाया और आंखों ही आंखों से खुद को पहनाने का इशारा किया। जब आदित्य ने ये देखा कि आन्या उसको माला नहीं पहना रही है तो वो झुका और आन्या के हाथों को पकड़ माला को अपने गले में डाल दिया। सब्र नाम की चीज नहीं है इस लड़के में, और शर्म, उसने तो बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया है। आन्या बिल्ली की तरह आदित्य को घूरते हुए खुद से बोली। कुछ देर बाद आदित्य ने आन्या की मांग में सिंदूर डाला और फिर मंगलसूत्र को आन्या के गले में बांध दिया। आन्या की पलकें नीचे झुकी हुई थी और आदित्य उसके चेहरे को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। वो जब बांध आन्या कर गले में मंगलसूत्र बांध रहा था यो ना जाने क्यों मंगल आदित्य के अंदर से एक आवाज आ रही थी मानो वो आन्या से कह रहा हो, लो मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी।
वहीं आन्या भी ना जाने क्यों अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खुश हो रही थी। भले ही इस जन्म में शरीर उसको नया मिला था, मगर आत्मा तो शताब्दियों पुरानी उसी लड़की की थी जिसने भगवान से शादी करने का वरदान मांगा था। कुछ ही देर में सारी रस्में पूरी हो गई। अब बस बचा था तो वो था साथ साथ फेरों को लेना। आन्या आदित्य की साथ खड़ी तो हो गई थी, मगर वो चलने का नाम नहीं ले रही थी। और लेती भी कैसे? उसने सोचा था कि जब वो शादी करेगी तो धूमधाम से करेगी, मगर यहाँ खूनखराबे में शादी करना, ये उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आदित्य ने जब आन्या को ना चलते हुए देखा और वो गुस्से से पीछे पलटा। आन्या ये देखकर जैसे ही पीछे हटने लगी, तभी आदित्य ने एक कदम आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। मुझसे दूर जाने की अगर कोशिश बही की तो मार डालूंगा, समझी? आदित्य आन्या की आंखों में आंखें डालकर बोला। वहीं उसकी गोद में मौजूद बनी गर्ल आन्या को सबके सामने आदित्य की गोद में होने की वजह से शर्म और गुस्सा दोनों ही आ रहा था। आन्या का मन तो कर रहा था कि काश धरती फट जाए और वो अपना चेहरा स्तुरमोर की तरह जमीन में छिपा ले। वहीं आन्या को सबके सामने गोद में लेने के बाद आदित्य को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे और वो आन्या को ऐसे ही अपनी गोद में उठा के 7 फेरे लेता रहा। वहीं राका, जिसके मुंह और बार बार बोलने की वजह से कपड़ा बांध दिया गया था, वो गुस्से से पानी से बाहर निकाले गए मगरमच्छ की तरह झटपटा रहा था। क्या सोचा था उसने और क्या हो गया? तैयारी सारी उसने अपनी शादी के लिए की तो, मगर उसकी वाली को तो कोई और उड़ाकर ले गया था। ये बात राका हजम नहीं कर पा रहा था। वो एक बार फिर से आदित्य से हार गया था। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। आन्या 7 जन्मों के लिए उसकी हो चुकी थी। राका ने एक नजर आदित्य की और देखा, जो आन्या के साथ अपने सेट किए गए फोटोग्राफर की मदद से फोटो तो खींचा रहा था, मगर उसके चेहरे और किसी भी प्रकार का कोई भी इमोशन और एक्सप्रेशन नहीं था। कहाँ राका ने सोचा था कि वो इस फोटोग्राफर से अपने और आन्या की वेडिंग की फोटो क्लिक कराकर आदित्य को सेंड कर अपनी जीत का जश्न बनाएगा, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। आदित्य, मैं तुम्हें मार डालूंगा, राका अपने मन में चिल्लाया। तभी आदित्य आन्या की कमर में हाथ डाल के जानबूझकर उसे अपनी ओर खींचते हुए राका के पास आया और एक डेविल स्माइल के राका से बोला, क्या बात है राका? हमारी शादी की पहले से ही तैयारी कर रखी थी। वेल, एक चीज की कमी रह गई थी। बोलते हुए आदित्य की वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। तभी आदित्य एक सरकास्टिक स्माइल के साथ आगे बोला, मेरे और मेरी वाइफ आन्या के हनीमूनस की टिकट भी बुक करवा देते तो काफी ज्यादा अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, मैं घर में ही काम चला लूंगा। वैसे भी मेरा कमरा साउंड प्रूफ है, तो मैं अपनी वाइफ के साथ वहीं हनीमून बना लूंगा। बोलते हुए आदित्य आन्या के बालों पर किस करता है। राका ये सुनकर गुस्से से तिलमिलाने लगा। सबसे ज्यादा शौक अगर किसी को लगा था तो वो थे रोहन और हितेश। उन दोनों को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि बॉस ऐसी बातें भी कर सकते हैं, और वो भी एक लड़की के लिए। वहीं आन्या आंखें फाड़े आदित्य को देखे जा रही थी। आदित्य बेशर्म कब से बन गया? कहीं ये उसके साथ शादी करने का नतीजा तो नहीं? आन्या अपने मन में बोली। आदित्य ने किसी के भी रिएक्शन की परवाह किए बगैर आन्या की कमर में ऐसे ही हाथ डालते हुए वहां से जाने ही लगा था, तभी हितेश बोला, बॉस इनका क्या करना है? आदित्य हितेश का सवाल सुन पीछे पलटा और राका की ओर देखते हुए बोला, ये सब हमारी शादी में मेहमान है। इन सब की खातिरदारी करो, ध्यान रहे खाने की कमी ना पड़े। कोई बात नहीं बॉस, ना खाने वाले कम है और ना ही खिलाने वाले। रोहन अपने हाथ का मुक्का बनाकर राका के इतने सारे आदमियों की ओर देखते हुए बोला, खाने का अर्थ लात घूसो और मुक्का खाने से था। आदित्य आन्या के साथ कार में बैठकर वहां से चला गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।